Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, so I have provided the link in the description box. Kindly go and check it. एंड गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज़ गाइज इसको लास्ट तक देखना वीडियो को. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. सो मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर बेसिकली क्या है? ऑल दीज मॉडल्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स. बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन की नीड्स होती हैं, उस अकॉर्डिंगली वो लोग जो है वो बिहेव करते हैं. सो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट कुछ एजम्पशंस लगा लेता है अबाउट दी पीपल जो भी उसमें एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं. सो उन एजम्पशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और इसके अंदर ये होता है कि जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं जो भी इंडिविजुअल्स उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि सबका सोचने का नज़रिया अपना हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी अलग हो सकती है, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है. सो उसमें जो वेरिएशंस आती हैं उस अकॉर्डिंगली अजम्पशंस लगाई जाते हैं और वो मैनेजर को समझने होते हैं. बेसिकली ये मॉडल्स जो हैं वो टेक्निक है जो कि हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाएँ. और ऑल दीज मॉडल्स जो भी हैं वो बेसिकली ह्यूमन की जो भी नीड्स हैं उनको ही समझने के लिए होते हैं. सो सबसे पहले आता है रैशनल इकोनॉमिक मैन, देन आता है सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशनल मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन एंड कॉम्प्लेक्स मैन. सो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. सो गाइज चलिए हम पढ़ते हैं. So rational economic man, this model is based on classical organizational theory. Basic assumption of these models are as basically इसकी कुछ assumptions थी. That is first आता है people are basically motivated by economic incentives. So जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो motivate होते हैं economic incentives जब उन्हें economic benefits मिलते हैं. So वो उस accordingly work करते हैं. Human beings are passive agent who are easily manipulated, motivated and controlled by the organization. So जो basically ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग हैं, वो लोग पैसिव एजेंट होते हैं क्योंकि वो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है एंड कंट्रोल किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इजीली किया जा सकता है. फीलिंग ऑफ द पीपल आर इरेशनल. सो फीलिंग्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों की, वो इरेशनल हो सकती हैं, वो मस्ट भी कंट्रोल की जा सकती हैं. देन आता है ऑर्गेनाइजेशन कैन and must be designed in such a way so as to neutralize the people's feelings. So organization basically strategies ऐसे इस accordingly बनाती है कि वो हर एक लोगों की जो feelings है उसको neutralize करके रख सके and उनकी feelings को समझ सके. उस accordingly वो strategies करती है, उस accordingly वो design करती है चीज़ों को. So basically rational economic man क्या है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लोग हैं, बोला गया है, assumptions है कि जो people हैं वो अगर उनको bonuses मिलेंगे, incentives मिलेंगे, perks मिलेंगे, economic incentives ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, सो वो लोग ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे. सो जो उनको कंपेयर किया गया है कि वो इकोनॉमिक मैन है, सो वो जो बेनिफिट्स अगर उनको मिलते हैं तो उस अकॉर्डिंगली वो लोग वर्क करते हैं. इसके अंदर इसके ड्रॉबैक्स आते हैं. एज दिस मॉडल्स डज नॉट सूट द प्रेजेंट डे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए ये प्रेजेंट डे पे आज की डेट में ये जो है ये सूट नहीं करता. सो नेक्स्ट आता है इसके अंदर लिमिटेड स्कोप फॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव. सो लिमिटेड स्कोप है इकोनॉमिक इंसेंटिव का, इसलिए जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल कि लोग जो है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव से बहुत ज़्यादा खुश है, उनको पर्क्स मिल रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट उनको एक लेवल पे आकर उनके ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी खत्म हो जाएंगे. एक लेवल पे आकर उनकी और भी बहुत सारी जो नीड्स होती हैं वो उन्हें फुलफिल करनी होती हैं, जैसे उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं. तो एक टाइम पे आकर उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कोई भी उनको फ़ायदा नहीं देंगे और वो एक टाइम पे आकर जो है उनको और भी नीड्स जो है उनको चाहिए होगी और उससे ही वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और पर्क से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल मैथ. Assumptions are drawn from the report of Hawthorne experiments done by Elton Mayo during 1927 to 1932. So ये assumptions हैं जो कि Hawthorne studies जो experiment किया था उसमें जो एल्टन मायो ने किया था उसके बेसिस पे थी. तो फर्स्ट आता है ह्यूमन बीन आर मोटिवेटेड बाय सोशल नीड. सो ह्यूमन बीन जो है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट तब फील करता है जब उसकी सोशल नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि बोला जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. सो इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं जब उनकी सोशल नीड जो है वो फुलफिल होती है. जनरली पीपल डू नॉट एक्ट और रिएक्ट एज इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप. इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्ट और रिएक्ट तब करते हैं जब वो एक ग्रुप में होते हैं, जब अपने उनकी सोशल नीड जो है वो फुलफिल होती है, किसी ग्रुप में होते हैं, जब उनके साथ और भी लोग होते हैं.
सो गाइडेड बाय द सोशल नॉर्म। सो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ वो डिटरमाइन नहीं किया जाता कि उनकी फिजिकल कैपेसिटी कैसी थी, मैनेजमेंट कैसी थी, बट उनके सोशल नॉर्म्स कैसे हैं। उस अकॉर्डिंगली वो क्या है कि उनके अमाउंट ऑफ वर्क जो उन्होंने किया उसको देखा जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो सोशल रिलेशनशिप को मच हायर रखते हैं अबाउट द इकोनॉमिक मोटिव से। सो पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनफॉर्मल लीडर्स। सो जो भी उनके इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं उनसे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं और अबाउट दी उनके जो भी वर्क करना होता है। सो मैनेजमेंट शुड चेंज एंड स्ट्रैटेजाइज एंड ऑर्गेनाइज वर्क इन सच अ वे दैट इट विल प्रोवाइड मोर बिलोंगिंगनेस। सो मैनेजमेंट को उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट कि वो प्रोवाइड कर सके मोर बिलोंगिंगनेस, कि लोगों को उनके एक ग्रुप्स दे सके जिसमें वो वर्क कर सकते हैं अच्छे से, और उनके वो इन्फ्लुएंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल लीडर्स हैं उनसे, सो दैट उनको अच्छे गाइडेंस मिले। तो वो अगर उनकी वो सोशल नीड जो है वो फुलफिल होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे। सो मैनेजमेंट को उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है सो ऑर्गेनाइजेशनल मैन क्या है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सोशल मैन। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विलियम्स वाइट। सो ये विलियम्स वाइट ने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक्सटेंशन ही है हमारे सोशल मैन की जो हम पढ़ के आए हैं पहले। सो ये बेसिकली इसने बिलीव किया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के लिए कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे लॉयल हो, कोऑपरेटिव रहे अपने जो भी फेलो वर्कर्स हैं उनके साथ। सो उसके बेसिस पे उसने बताया था कि जो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, हेनरी फ्योल ने बोला था, जैसे कि ऐसे हेनरी फ्योल ने भी सजेस्ट किया था कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें जनरल इंटरेस्ट देके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेट करके वर्क करना चाहिए। सो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस है। फर्स्ट आता है ग्रुप एंड कोलेबरेटिव एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट फॉर क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ कैन नॉट बी क्रिएटिव। सो ग्रुप के अंदर जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे वो बहुत ज़्यादा मोर क्रिएटिव होंगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, अकेला नहीं कर सकता। A group helps to produce a whole that is greater than the sum of individual contribution. So एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल का एफर्ट। जैसे बोला जाता है कि साइनर्जी, सो साइनर्जी 2+2 इज इक्वल टू 5। सो ऐसे साइनर्जी मतलब कि ग्रुप में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो भी इंडिविजुअल अकेला अपनी कंट्रीब्यूशन देगा या अकेला वर्क करेगा। देन आता है अल्टीमेट नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज बिलोंगिंगनेस। सो हर एक इंडिविजुअल की नीड बिलोंगिंगनेस होती है कि उसे कोई सोशल ग्रुप मिले जहाँ पे वो वर्क कर सकता है और जहाँ पे उसकी बिलोंगिंगनेस हो, कुछ जहाँ पे उसे रिकॉग्निशंस मिले। देन आता है अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो बेसिकली जो इसका गोल है उसको अगर बिलोंगिंगनेस मिलेगा तो वो जो है वो विद द हेल्प ऑफ साइंस वो कर सकता है कि वेन एवर जब भी इंडिविजुअल की और सोशल नीड जो है वो बैलेंस आउट होती है, सो वो एलिमिनेट कर देते हैं, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते उसके बीच में, ऑब्स्टेकल्स जो भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा मोर क्रिएटिव वर्क कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स के अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन। सो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन क्या है? ये कंसेप्ट है जो कि फर्दर एक्सटेंशन ही है हमारे सोशल मैन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल की। सो इसकी फर्स्ट एजम्पशन आती है जो कि वेरियस नीड्स ऑफ अ मैन कैन बी पुट इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी एज शोन इन द डायग्राम। सो बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स होती है मैन की जो फुलफिल होती है। सो सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकली नीड्स हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एयर होगी, सो इसको साइकोलॉजिकली नीड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी, की उसे सेफ्टी चाहिए होती है ह्यूमन को। नेक्स्ट आता है बिलोंगिंगनेस, की कोई सोशल ग्रुप जिसमें वो वर्क करता है वहाँ पे उसे बिलोंगिंगनेस चाहिए जहाँ पे सोशल उसकी नीड जो है वो फुलफिल हो। देन आता है स्टीम, की उसे रिकॉग्निशन मिले जहाँ पे भी वो वर्क कर रहा है। देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो बेसिकली ये अल्टीमेट गोल होता है। इन लास्ट में आता है हायरार्की ऑफ नीड में, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ हिज गोल जो है वो अचीव हो चुके हैं एंड उसकी सारी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है देयर आर वेरियस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ही मूव्स फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी। तो देखा गया है कि इन दिस मॉडल जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वेरियस चेंजेस आते हैं बिहेवियर में ऑफ द इंडिविजुअल के। सो इमेच्योरिटी से वो मेच्योरिटी स्टेज पे आता है। Man is preliminarily self-motivated and self-controlled, and any incentives given by the organization cannot motivate him after a certain point of time. So basically देखा गया है कि जो मैन है वो सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल रहता है। कोई एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको जो इंसेंटिव्स हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो भी उसको जो है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी उसे मोटिवेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट आता है द रियलिटी इज दैट इफ अ मैन इज लेफ्ट फ्री ही विल पुट हिज मैक्सिमम एफर्ट। सो बेसिकली ये देखा गया है कि अर्लियर मॉडल के अंदर हमने assumptions जो देखी थी कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सनालिटी थी, बट इन द रियलिटी बेसिकली अगर देखा गया है तो मैन को अगर फ्री छोड़ा जाए तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स जो है वो डालता है कोई चीज़ करने के लिए। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास
कॉम्प्लेक्स मैन प्रेजेंट करता है रियल पिक्चर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर की। सो बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं, अर्लियर जो भी हमने मॉडल्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एक सेट ऑफ पैटर्न होता है जो कि जो फॉलो किया जाता है, जो मैन बेसिकली देखा गया है, assumptions देखी गई हैं। बट इसमें रिसर्च हुई है कि जो लोग बताते हैं कि जो ह्यूमन बीन है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो दैट क्योंकि वो उसका जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कैसे भी बिहेव कर लेता है। सो उसको कोई भी सेट ऑफ पैटर्न नहीं कर सकता। सो ये रिसर्च की गई है। So following are the few assumptions about the complex men. People are not only complex but also variable. So जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा complex ही नहीं है, also variables भी हैं, because इनको ऐसे बोला गया है कि सबकी अपना अपना need of hierarchy होती है, उस accordingly वो लोग जो है वो behave करते हैं. So different people have different need of hierarchy. And so next आता है capable of learning new motives through the organizational एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली जो इंटरेक्शन होती है पीपल की विद द एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन, सो उनको नए नए मोटिव्स, नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस करने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पीपल कैन रिस्पॉन्ड टू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है जो ह्यूमन है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं जो लोग मैन, वो डिफरेंटली वो बिहेव कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती है उनकी नीड पैटर्न में, उनके बिहेवियर में। सो दैट नेक्स्ट आता है मैन कैन बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। सो जो मैन है वो वो डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं इन अ सिमिलर सिचुएशन। सबकी सोच और परसेप्शन अपनी होती है। सो उस अकॉर्डिंगली वो लोग जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं in a same situation. So yes, this is all for today guys. I hope your concepts are clear now, and if you have any doubt drop it into the comment section and मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी. And guys, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video, and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.